हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत लैंगिक अवधारणाओं के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर के संदर्भ में बात करेंगे कि ये क्या होता है और लैंगिक असमानताओं के कौन कौन से क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों के आधार पर ये असमानताएं होती है। और अंत में हम इस टॉपिक के अंतर्गत ये जानेंगे कि लैंगिक असमानताओं के क्या कारण है। उन सभी कारणों को भी यहां पे हम एक एक करके विस्तार स्वरूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर के इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, जो वहां पे बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी, वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हम इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप ये वेबसाइट गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा और इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो हमारे बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो कंप्लीट जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये संपूर्ण जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वेबसाइट बहुत ज्यादा उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर के संदर्भ में सभी बिंदुओं को हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि जो लैंगिक अवधारणाएं है, लैंगिक अवधारणा, लिंग एक सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना है, यानी कि ये इस संदर्भ में है लिंग, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना, क्योंकि जो लैंगिक संदर्भ में पुरुष एवं महिलाओं और लड़के एवं लड़कियों के किस तरह से इनके गुण में अंतर होते हैं और इनकी अलग अलग अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी होती है। तो इन जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरह से सांस्कृतिक संरचना के संदर्भ में और सामाजिक संरचना के संदर्भ में भिन्न भिन्न होता है। ये इस तरह से है क्योंकि इसको हम एक संस्था के तौर पे देखते हैं, जो लैंगिक संरचना है, क्योंकि समाज में इन सब की अपनी अपनी अहम अहम जिम्मेदारियां होती है और पुरुष एवं महिलाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संदर्भित करती है। तो इन सभी के चलते किस तरह से लैंगिक संरचना है, ये वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है। और इन लैंगिक संरचनाओं के चलते किस तरह से एक परिपूर्ण समाज की संरचना स्थापित होती है। और इनमें जो पुरुष एवं महिलाएं हैं, ये वास्तव में इस तरह से अहम रोल अदा करते हैं एक सामाजिक संरचना में, जो एक सभ्य समाज के लिए, एक महत्वपूर्ण समाज की संरचना के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से जो लैंगिक अवधारणा है, ये लैंगिक अवधारणा इस परिदृश्य में हम देखते हैं, क्योंकि इनमें जो लैंगिक स्तर पर जो उनकी गुण होते हैं, जो उनकी विशेषताएं होती है, जो उनके अलग अलग उनके अपने अपने इमोशंस होते हैं और उनकी जिम्मेदारियां होती है, तो इन सब में कहीं ना कहीं अंतर होता है
और इन दोनों के जो गुण होते हैं, इन दोनों के गुण एक दूसरे के लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक किसी पुरुष एवं महिलाओं के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो अपने आप में वो कोई परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो लैंगिक संदर्भ है ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस तरह से इन दोनों महिलाओं एवं पुरुषों के चलते एक सभ्य समाज की कल्पना की जा सकती है, क्योंकि एक अकेला जो जेंडर है वो किस तरह से अपनी आकांक्षाओं, अपनी हर एक जो पूर्ति है वो परिपूर्ण नहीं कर पाता है। तो इस तरह से एक सामाजिक संरचना में इन दोनों का क्या महत्वपूर्ण रोल है, तो इस संदर्भ में हम इन जो लैंगिक अवधारणाओं को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं और इनके चलते एक सांस्कृतिक संरचना हो चाहे सामाजिक संरचना हो, इनमें इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है और इस तरह से इन दोनों के जो गुण होते हैं उन गुणों को भी एक बड़ी अहमियत दी जाती है, क्योंकि ये जो उनके गुण होते हैं यह गुण ही इनको एक दूसरे से भिन्न भिन्न बनाता है और जो इनकी ये जो विभिन्नताएं हैं, ये विभिन्नताएं कहे या इनमें इन दोनों में जो उनके गुणों में जो अंतर है, ये दोनों के गुणों के अंतरों को ही किस तरह से एक दूसरे के लिए और इस समाज की जो कड़ी है, इन कड़ी को पूरा करने के लिए इनका जो गुणों में जो अंतर है वह ही उसकी पूर्ति कर पाते हैं। तो इस तरह से लैंगिक अवधारणा है कि किस तरह से एक बेहतर समाज में इन दोनों का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि किस तरह से लैंगिक असमानताओं के भिन्न भिन्न जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को समझेंगे कि किस तरह से इन क्षेत्रों में असमानताएं देखी जाती है लैंगिक संदर्भ में, जिसमें कि पहला क्षेत्र है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र यानी कि समाज में किस तरह से जेंडर के आधार पर जो असमानताएं देखी जाती है वो अनेक संदर्भ में देखी जाती है। एक जेंडर को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है समाज में, सामाजिक स्तर में अनेक क्षेत्र, वो चाहे सम्मान के क्षेत्र में हो, वो चाहे कार्यों के क्षेत्र में हो, वो चाहे अलग अलग उनके हिस्सेदारियों के क्षेत्र में हो। तो इस तरह से सामाजिक क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं जेंडर को लेकर के ये असमानताएं देखी जाती है। दूसरा है आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में भी किसी जेंडर को लेकर के ये भेदभाव किए जाते हैं और एक जेंडर को ज्यादा प्राथमिकता होती है जबकि दूसरे जेंडर को कम प्राथमिकता होती है। विशेषकर इसमें यह देखा जाता है जो पितृसत्तात्मक जो समाज होता है इनमें किस तरह से पुरुषों को आर्थिक क्षेत्र में ज्यादा अहमियत दी जाती है और आर्थिक क्षेत्र में उनकी इस तरह से जो वर्चस्व है वो इस हद तक होता है कि यहाँ पे जो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो भी काफी निम्न मात्रा में होता है। तो इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में भी ये असमानताएं देखी जाती है। और तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में भी हम किस तरह से उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, क्योंकि इस राजनीतिक क्षेत्र में भी पुरुषों का ही वर्चस्व होता है। तो इस तरह से जेंडर को लेकर के वास्तव में राजनीतिक क्षेत्र में भी ये असमानताएं देखी जाती है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि किस तरह से यहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, वो चाहे हम विधानसभा किसी राज्य की विधानसभाओं में देखें, वो चाहे हम पार्लियामेंट में देखें, इन किस तरह से अलग अलग जो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं इनमें किस तरह से जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो वास्तव में कम है। तो इस तरह से लैंगिक असमानताएं राजनीतिक क्षेत्र में भी देखी जाती है। और चौथा है विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में भी
जेंडर को लेकर के असमानताएं देखी जा सकती है। इसको हम भली भांति आंकड़ों के द्वारा भी समझते हैं कि किस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उस प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है, कितना उसमें प्रतिनिधित्व है, क्या वास्तव में वहां पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में है। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि किस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में भी जो जेंडर को लेकर के जो असमानता है वो पर्याप्त मात्रा में है। पांचवा, मनोरंजन के क्षेत्र में भी किस तरह से जेंडर को लेकर के असमानताएं देखी जाती है। इसमें भी पुरुषों का बड़ी मात्रा में इसमें वर्चस्व है, लेकिन महिलाओं की यहां पे भागीदारी ना के बराबर है। तो इस तरह से मनोरंजन के क्षेत्र में भी हम ये देख पाते हैं कि किस तरह से यहां पे ये जो उनका प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, और यहां पे महिलाओं का प्रवेश करना किस तरह से अनेक अड़चनें होती है और किस तरह से उनको वहां तक पहुंचने में जो कठिनाइयां होती है उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कठिनाइयां पुरुषों के लिए नहीं होती है। हालांकि कठिनाइयां सबके लिए हर एक क्षेत्र में होती है, लेकिन सापेक्ष तो क्या तुलनात्मक जो दूसरा जेंडर है क्या उस जेंडर के लिए भी उतनी ही कठिनाइयां है। तो इस तरह से हम मनोरंजन के क्षेत्र में भी महिलाओं के लिए किस तरह से कांटे नुमा जो रास्ते होते हैं वो देखे जाते हैं, और इसीलिए उनका वहां पे उस तरह का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। और अगला है खेल क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि किस तरह से पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं का जो वहां पे प्रतिनिधित्व है, महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफी कम होती है, क्योंकि खेल क्षेत्र में किस तरह से महिलाएं प्रवेश करें, किस तरह से उनकी पारिवारिक माहौल से लेकर समाज की अनेक जो कुरीतियां हैं और जो अनेक प्रकार की जो उनमें जो बंदिशें होती है, उन सब के चलते हम खेल क्षेत्र में भी ये देख पाते हैं कि किस तरह से महिलाओं का वो जो भागीदारी है वो भागीदारी कम होती है। तो इस तरह से लैंगिक असमानताओं के ये 6 क्षेत्र है जिनमें हम ये देख पाते हैं कि किस तरह से ये जो लैंगिक असमानताएं हैं ये लैंगिक असमानताएं होती है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि किस तरह से लैंगिक असमानताओं के जो कारण है उन कारणों को एक एक करके यहां पे समझने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों की वजह से लैंगिक असमानताएं होती है और लैंगिक असमानताओं को एक बढ़ावा मिलता है। उन सभी कारणों को एक एक करके बारी बारी से समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले शिक्षा तक असमान पहुंच। ये किस तरह से हम ये देखते हैं, जो समाज शिक्षित होता है वहां पे जो विद्यमान जो कुरीतियां होती है, जो विद्यमान अनेक जो अंधविश्वास होते हैं वो समाप्त होते हैं, और एक वहां पे जो इंसानियत है वो बरकरार होती है। जो काफी हद तक वहां पे जो असमानताएं होती है वो भी समाप्त होने लगती है। जो समाज शिक्षित होगा वो हर संभव प्रगति के राह पर चलेगा। जब शिक्षा तक असमान पहुंच होगी, किस तरह से एक पुरुष को महिलाओं की तुलना में ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि किस तरह से उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी, जबकि जो महिलाएं हैं महिलाओं को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जाता है। जब हम शिक्षा तक जो ये सबकी पहुंच है ये सबकी पहुंच सम्मान नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, जो एक समाज है पुरुष समाज है वो शिक्षित होगा और जो महिलाएं हैं महिलाएं अशिक्षित होगी। तो इसके चलते क्या होगा, इनमें जो लैंगिक जो भेदभाव है जो असमानताएं हैं उनको बढ़ावा मिल पाएगा, जिससे कि वो अपनी आवाज नहीं उठा पाएगी, वो अपने अधिकारों से परिचित नहीं होगी महिलाएं, और वो इस तरह से जागरूक नहीं होगी कि समाज में हमारी क्या हिस्सेदारी है और हमारी क्या हिस्सेदारी होनी चाहिए।
और हमारा क्या हक है, क्या अधिकार है, उन अधिकारों को वो जान ही नहीं पाएंगी जब उन्हें एक पर्याप्त उच्च मात्रा में जो शिक्षा है वो शिक्षा प्रोवाइड नहीं होगी। तो इस तरह से जो शिक्षा तक असमान पहुंच है, ये भी कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता का एक कारण है। दूसरा है रोजगार समानताओं का अभाव। कि किस तरह से हम ये देखते हैं कि किस तरह से समाज में ये प्रथाएं प्रचलित होती है कि जो पुरुष है वो पुरुष किस तरह से काम करेगा, यानी कि आर्थिक कार्यों में इन्वॉल्व होगा और घर को चलाएगा, और एक जिससे क्या होता है पितृसत्तात्मकता का एक बढ़ावा मिल पाता है, और जिससे हम इस नतीजे पर आते हैं कि किस तरह से एक पुरुष की ये जिम्मेदारी होगी कि वो घर को चलाएगा और वो रोजगार करेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, जबकि जो महिलाएं उस पर डिपेंड होगी। तो इस तरह से जब रोजगार असमानताओं का एक इस तरह से वर्चस्व होगा समाज में, ये असमानताएं रोजगार के स्तर पर होगी, तो इसके चलते क्या होगा, जो ये भेदभाव है लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर, तो इससे इन सभी भेदभावों को बढ़ावा मिल पाएगा। क्योंकि जब एक कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है तो वो किसी पे अगर डिपेंड नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो भेदभाव है, जो उनके जो जेंडर के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं, वो भेदभाव नहीं हो पाएंगे। जब वो किसी पे डिपेंड होगी तो वो भेदभाव भी होंगे और वो महिलाएं उन भेदभावों को बर्दाश्त करेगी। तो इसके चलते जो रोजगार में जो समानताओं का जो अभाव होता है, इस अभाव के चलते भी जो लैंगिक असमानताएं हैं उसको एक तरह से बढ़ावा मिलता है और ये प्रमोट करता है उस चीज को। और अगला है नौकरियों में पर्याप्त हिस्सेदारियों का अभाव। हम ये देखते हैं कि किस तरह से जब एक महिला नौकरी भी करती है या कहीं कार्य करती है, उसके कार्यों के बदले जो पारिश्रमिकी है वो पारिश्रमिकी काफी कम दी जाती है, और जो उसकी हिस्सेदारी है अपनी, वो हिस्सेदारी कम दी जाती है। ये माना जाता है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की कार्य करने की क्षमता कम होती है। तो इसके चलते जो भेदभाव है वो भेदभाव को एक प्राथमिकता मिल जाती है। तो इन सब के चलते कि किस तरह से उनको पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है नौकरियों में, तो इस हिस्सेदारी के अभाव के चलते जो समाज में, जो आर्थिक क्षेत्रों में और नौकरियों के हर एक सेक्टर में ये भेदभावों का एक प्रमोट करने का एक यहां से किस तरह से एक तहजीर मिल पाती है कि किस तरह से जो महिलाओं की जो उत्पादकता है, महिलाओं की जो कार्य करने की जो क्षमता है, वो पुरुषों की तुलना में कम होती है। उन्हें कम वेतन देकर के काम चलाया जा सकता है, उनको प्रॉपर अपनी एक हिस्सेदारी पारिश्रमिकी नहीं मिलती है नौकरियों में। तो इसके चलते जो लैंगिक असमानताएं हैं, जो जेंडर को लेकर के जो असमानताएं, जो भेदभाव है, उसको बढ़ावा मिलता है। अगला है चौथा, कानूनी सुरक्षा का अभाव। कानूनी सुरक्षा का अभाव के चलते भी कई बार जो जेंडर को लेकर के असमानताएं हैं वो असमानताएं होती है। जब कोई महिला ये साहस भी कर ले कि मुझे अपने जो दमन है, जो अपने के साथ किस तरह से जो भेदभाव हो रहा है, किस तरह से मुझे प्रॉपर हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, किस तरह से मेरा शोषण हो रहा है, इन सब के चलते अगर कोई महिलाएं ये साहस कर ले कि मुझे इसके विरुद्ध आवाज उठानी है, तो उसके किस तरह से उसके प्रोटेक्शन में जब कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है तो कई बार हतोत्साहित हो जाती है महिलाएं कि मुझे दोबारा अब आवाज नहीं उठानी है, और वो दब दब के अपने जो जीवन यापन है वो करती है, क्योंकि उसे ये एहसास होता है मेरी प्रोटेक्शन के लिए जो कानूनी जो सुरक्षा है वो कानूनी सुरक्षा नहीं है। जब समाज में
वो कानूनी सुरक्षा नहीं होगी तो इससे भी जो लैंगिक आधार पे, जो जेंडर के आधार पे जो असमानताएं हैं, वो असमानताएं बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से जब कानूनी सुरक्षा का अभाव होगा, इस कानूनी सुरक्षा के अभाव के चलते जो भेदभाव है वो भेदभाव और ज्यादा बढ़ता जाता है और महिलाएं अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाती है, क्योंकि जब वो कानून उसकी प्रोटेक्शन नहीं करेगा, उसका एक तरह से सुरक्षा नहीं करेगी, तो इससे क्या होगा, वो दोबारा अपनी आवाज नहीं उठा पाएगी और वो अपनी आवाज को दबाएगी। वही नहीं दबाएगी जो समाज है, वो समाज भी उसकी आवाज दबाने लगेगा। तो इसीलिए जो कानूनी सुरक्षा का जो अभाव होता है वो भी लैंगिक असमानताओं को प्रमोट करता है, वो भी एक तरह से इस संदर्भ में जेंडर के आधार पर असमानताओं को बढ़ावा देता है। अगला है खराब चिकित्सा देखभाल। ये किस तरह से, अगर स्वास्थ्य की प्रॉपर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं होती है तो इससे भी कहीं ना कहीं जो लैंगिक असमानता है उसको बढ़ावा मिल पाता है और लिंग के आधार पर जो भेदभाव वो भेदभाव होने लगते हैं। यदि किस तरह से हम समाज में ये देखते हैं कि जो महिलाओं के स्वास्थ्य की जो देखभाल है उसको लेकर के अगर पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था नहीं होगी तो इसके चलते हम ये देखते हैं कि जो महिलाओं की जो गर्भधारण से लेकर के उनकी जो अलग अलग जो प्रोडक्टिविटी है उनमें अगर प्रॉपर चिकित्सा देखभाल नहीं होगी तो इससे क्या होगा, उनको एक तरह से शारीरिक हानि होगी और उनके जो अधिकार है उन अधिकारों का भी हनन होने लगेगा। तो इन सब के चलते अनेक प्रकार के स्वास्थ्य स्तर पर जो अगर उनकी देखभाल नहीं होगी, उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं होगी, तो इसके चलते समाज में जो भेदभाव है वो भेदभाव क्रिएट होने लगेंगे और उन सभी भेदभावों के चलते हम जो एक भेदभाव के संदर्भ में अनेक तार जुड़े हुए होते हैं, उन सभी भेदभावों को एक तरह से बढ़ावा मिलता है इन सभी कारणों के संदर्भ में। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव। धार्मिक स्वतंत्रता का अधि एक जेंडर को पक्ष के लेकर के ज्यादा होता है और दूसरे जेंडर को लेकर के वो धार्मिक स्वतंत्रताएं नहीं होती है। तो इसके चलते भी किस तरह से समाज में उस धार्मिक क्षेत्र में जो भेदभाव है वो भेदभाव बढ़ते जाते हैं। ये देखा जाता है कि किस तरह से हर एक धार्मिक क्षेत्र में जो महिलाओं को जो उनके धार्मिक अधिकार है वो धार्मिक अधिकार उस तरह से नहीं है जिस तरह से पुरुषों को होते हैं। तो इन सब के चलते क्या होता है कि धार्मिक स्तर पर, धार्मिक कर्मकांड के स्तर पर किस तरह से महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, जो उनके साथ भेदभाव होते हैं, हर एक स्तर पर छोटे छोटे स्तर से लेकर बड़े बड़े स्तरों तक जो भेदभाव है उन भेदभावों को देखा जाता है जब उन्हें धार्मिक स्तर पर पर्याप्त स्वतंत्रताएं नहीं होती है। तो इस तरह से जो धार्मिक जो स्वतंत्रताएं होती है वो स्वतंत्रता भी एक तरह से जो लैंगिक असमानता के कारण होते हैं, जिनके चलते जो ये जेंडर के आधार पर जो भेदभाव है वो भेदभाव होते हैं। अगला है राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव। ये किस तरह से, जब राजनीतिक स्तर पर दोनों जेंडरों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक समाज में उनका भेदभाव होता ही होता रहेगा। क्योंकि किस तरह से जो भारत में ये देखा गया है कि जो महिलाओं का जो प्रॉपर जो उनका प्रतिनिधित्व है उन प्रतिनिधित्व का जो पार्लियामेंट में और अलग अलग राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहां पे उनका प्रतिनिधित्व नहीं है पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व ना होने की वजह से उनके हक और अधिकारों की बात कौन करेगा, किस तरह से उनकी सुरक्षा की बात करेगा और उनके सभी अधिकारों को लेकर के कौन चिंतन मनन करेगा। जो नीतियां बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, यदि वहां पे उनकी प्रॉपर जो प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व नहीं होगा
तो ये स्वाभाविक है कि किस तरह से उनके अधिकारों का हनन होगा, उनके हक और अधिकारों की कोई बात नहीं रखेगा, उनके लिए कोई नहीं सोचेगा। तो इस तरह से जब राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व का अगर अभाव होगा तो ये स्वाभाविक है कि उनके साथ जो लैंगिक असमानताएं, वो लैंगिक असमानताएं होती रहेंगी। तो इस तरह से राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव भी एक लैंगिक असमानता का कारण है। 8वां है जातिवाद। जातिवाद भी किस तरह से समाज में भेदभावों को बढ़ावा देता है, किस तरह से उच्च जाति और निम्न जाति और इन जातियों में भी किस तरह से महिलाओं को, जेंडर को लेकर के किस तरह से भेदभाव किए जाते हैं, वो चाहे कोई भी जाति क्यों ना हो। उन सभी जातियों में जो पुरुष है, पुरुष को ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो इस तरह से इन जातिवाद के चलते जो समाज में जो लैंगिक असमानताएं हैं, वो लैंगिक असमानताएं देखी गई है। और 9वां है सामाजिक मानसिकता। सामाजिक मानसिकता इस संदर्भ में लैंगिक असमानता का कारण है कि किस तरह से पुरुष ही वास्तव में परिवार का मुखिया होगा, पितृसत्तात्मकता को जो बढ़ावा देता है, वो किस तरह से जो सामाजिक मानसिकता होती है, इस मानसिकता के चलते पितृसत्तात्मकता को बढ़ावा मिलता है। और किस तरह से जो महिलाएं हैं, महिलाओं की जो कार्य करने की क्षमता है वो कम होती है। ये भी मानसिक जो सोच होती है, वो मानसिक सोच के कारण ही ये जो इसके आधार पर जो भेदभाव, वो भेदभाव होते हैं। और अनेक स्तरों पर किस तरह से समाज में ये मानसिक सोच होती है कि महिलाओं का मंदिर में प्रवेश न करना, और किस तरह से हर एक संदर्भ में छोटे छोटे स्तरों से लेकर के किस तरह से महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, उनको शिक्षित किया जाता है और उनको हर एक निर्णयों में, हर एक जो भी डिसीजन मेकिंग है, उनमें उनकी हिस्सेदारी पर्याप्त मात्रा में होती है अपेक्षाकृत महिलाओं के। तो इसके चलते जो सामाजिक मानसिकता है, उस सामाजिक मानसिकता के चलते भी किस तरह से जेंडर के आधार पर जो असमानताएं हैं, वो असमानताएं देखी जाती है। क्योंकि जो सामाजिक मानसिकताएं हैं वो इस तरह से क्रिएट होती है जो समाज में हर एक वर्ग में ये मानसिकता होती है कि किस तरह से महिलाओं को कम अधिकार दिए जाए और पुरुषों को ज्यादा अधिकार दिए जाए, और पुरुषों को घर से बाहर कार्य करने का एक अवसर मिल पाता है और महिलाएं घर पे ही काम करती है। तो इन सब के चलते जो महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में किस तरह से वो प्रॉपर जो प्रतिनिधित्व है, वो प्रतिनिधित्व एवं हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। ये एक सामाजिक मानसिकता होती है जिसके कारण समाज में जेंडर, लिंग के आधार पर ये भेदभाव होते हैं। तो इस तरह से ये लैंगिक असमानताओं के कारण है। इन कारणों को यहाँ पे हमने एक एक करके समझा है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हमने कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर के संदर्भ में बात की है, जिसमें कि हमने ये देखा है कि किस तरह से लैंगिक असमानताओं के क्षेत्र होते हैं, जिन क्षेत्रों के आधार पर ये असमानताएं देखी जाती है। और अंत में हमने लैंगिक असमानताओं के उन सभी कारणों को एक एक करके समझा है, जिन कारणों के चलते जो जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हमने इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।